स्टॉक मार्केट में हरगिज सरमायाकारी न करें। हाँ हाँ, मैं ही ये बात कह रही हूँ कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है उस वक्त तक जिस वक्त तक आपके पास ये तीन मिसाइल मौजूद ना हो: टेक्निकल तज्जिया, फंडामेंटल तज्जिया और मार्केट इनसाइट। क्योंकि जब तक इन तीन हथियारों पर आपकी गिरफ्त मजबूत नहीं हो जाती, तब तक स्टॉक मार्केट सिर्फ एक खतरा है, मौका नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये तीनों हथियार आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ PSMU के YouTube चैनल पर। तो आज ही हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और मुझे मैसेज करें कि मैं तैयार हूं। पहले सीखें, फिर सरमायाकारी करें। गाइडेंस के बगैर हरगिज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे मार्केट की। और हम सब जानते हैं जैसे इस वक्त एक वॉर सिनेरियो चल रहा है और जो है मार्केट में इस वक्त जो टेक्निकल लेवल्स हैं वो इस वक्त क्या कह रहे हैं। और जो है जो एक सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है इन्वेस्टर्स का इस वक्त सिचुएशन है उसमें ये उनका कंसर्न होता है कि इस वक्त मज़ीद मार्केट और कितनी नीचे जाएगी। जैसे कोई भी दिन होता है मार्केट में डिप बहुत अच्छी आई हुई है, लेकिन उनका यही कहना होता है कि ऐसा ना हो कि मज़ीद यहाँ से जो है मार्केट जो है मज़ीद इंडेक्स जो है वो मज़ीद डाउन हो। ये भी एक बड़ा कंसर्न है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त जो लेवल्स हैं इंडेक्स के वो इस वक्त क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं। ये सारी बातें करेंगे और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमर फारूक साहब, जी हाँ, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट है BMA कैपिटल्स में। और जो है उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे और कुछ स्क्रिप्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे। जो है कि कौन से ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी जो है जो कैंडल्स हैं जो बहुत ही पॉजिटिव कैंडल्स शो कर रही हैं, उन स्क्रिप्ट्स के ऊपर भी हम इनसे जानेंगे, बात करेंगे। और ऑब्वियसली आप लोगों के सवाल भी शामिल करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को फाइनेंशियल मार्केट की और ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट की जो है अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम नाज़रीन। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द सेशन। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा जो है आप बताएं कि इस वक्त जो इंडेक्स के लेवल्स हैं वो इस वक्त क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं इस वक्त के सिनेरियो में। जी, मार्केट हमने देखा है कि पिछले काफ़ी दिनों से एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बीच में है। और मार्केट जो है वो अपने आने वाले जो लेवल्स हैं उनको ब्रेक किए जा रही है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन हमें बीच में ग्रीन कैंडल्स नज़र आती हैं, बट जो है वो मार्केट अपना जो है मोमेंटम उसको सस्टेन नहीं कर पा रही। और फिर वापस हम देखते हैं कि मार्केट में सेलिंग जो वो कंटिन्यू होती है। पहले कुछ जो दिन थे करेक्शन जब स्टार्ट हुई, तो एक था मार्केट में कि एक जो सेलिंग प्रेशर है वो एक जो हमारा एक रेगुलेटरी चेंज आया था T+1 के हवाले से, तो कुछ मार्केट में रूमर्स थी कि उसकी वजह से सेलिंग है। हम्म। और उसके बाद जो है एक वार सिनेरियो जो है वो स्टार्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से मार्केट ने जो ना इन दोनों चीज़ों को बहुत हद तक जो है वो डिस्काउंट कर लिया हुआ है। और अगर हम चार्ट्स के ऊपर जाएं, मैं अपना चार्ट शेयर करता हूँ तो उसके ऊपर हम श्योर। तो जी, आपकी ऑडियंस को याद हो अगर, तो हमने जो फेब के पहले वीक में हमने एक जो सेशन किया था, उसमें मार्केट जो थी वो 1,80,000 1,81,000 के लेवल्स पे थी। तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर 1,81,000 का लेवल जो है वो मार्केट उसको ब्रेक करती है तो फिर हमें एक सवेयर सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। हम्म। मार्केट ने सेम उसी तरीके से ही बिहेव किया, और जो हमारा जो इनिशियल टारगेट था वो कोई 1,68,000 के करीब था। मेरे उसको फिर बाद में जिस तरह से इवेंट्स अनफोल्ड होते रहे हैं तो उसका जो है प्रेशर सेलिंग का वो बढ़ता रहा। तो मार्केट ने फिर अपनी जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स उनको ऑनर नहीं किया और मार्केट ने अपना जो डाउनवर्ड जो मूव है उसको कंटिन्यू किया।
और अभी अगर हम देख लें तो मार्केट की जो एक स्ट्रक्चरल जो एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो एक स्ट्रक्चर था 1,56,000 का, उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया हुआ है। तो ये एक अभी कह सकते हैं कि जो एक मेजर अप ट्रेंड था उसके अंदर काफी एक बड़ा क्रैक जो है वो अभी बन गया हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो आने वाले सेशंस हैं वो काफी अहम होंगे ये देखने के लिए कि मार्केट अपने जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था उसके अंदर वापस आ पाती है या नहीं। अच्छा, हम्म। एक जो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि एक तो लेवल्स के ब्रेक होने का, उसके बाद सेलिंग का, और दूसरा जो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस जो आरएससी ने बनाई है उसका भी अगर हम देखें तो हम्म। पार्ट जो है वो इसमें प्ले होता हुआ नजर आता है। तो मार्केट जो है उसने अपनी प्रॉफिट टेकिंग कह लें इसको, इसको पैनिक सेलिंग कह लें इसको, तो वो काफी हद तक मेरे ख्याल से अब एब्जॉर्व हो भी हुई है। और अगर हम देखें जो एक पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है कि जिसमें मार्केट ने अपना एक गैप डाउन क्लोजिंग देने के बाद हम देखते हैं कि एक एक बहुत ही एक नैरो रेंज के अंदर, नैरो तो नहीं कह सकते इसको, तो कोई 20,000 पॉइंट का गैप ये बैंड बनता है। इस ही बॉक्स के अंदर मार्केट जो पिछले काफी टाइम से जो है वो टाइम स्पेंड कर रही है। अगर हम इसको इसका ये मतलब ले लें कि मार्केट का जो डाउनवर्ड ट्रेंड था उसने जो भी सिनेरियोज हुए हैं, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको भी प्राइस इन कर लिया हुआ, तो यहाँ पे आके मार्केट जो एक बेस बनाने की कोशिश कर रही है जो कि 1,50,000 के लेवल से करीब बनता है। तो कुछ हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक वेट कर रही है कि यहाँ कुछ कुछ सीज फायर के हवाले से कुछ खबरें आए, तो फिर यहाँ हम्म। से हो सकता है कि आपको एक इसी तरह से जो गैप फिल होने के लिए आपको एक अपसाइड मोमेंटम भी आपको नजर आए, और फिर यहाँ से मार्केट जो 1,63,000 1,65,000 के लेवल्स के पास जाए। तो ये जो गैप है वो अभी गैप फिल होने बाकी है। अगर मार्केट ने वापस यहाँ से नीचे जाना दिया तो एटलीस्ट इसको एक दफ़ा 1,65,000 से 1,68,000 के लेवल्स के आसपास पुल बैक लेना चाहिए। जी। सही। जैसे कि सर अभी आपने कहा कि अगर सीज फायर हो जाता है, चीज़ें ऑब्वियसली बैक टू द नॉर्मल हो जाती हैं, तो कौन सा ट्रेंड जो है आप समझते हैं कि इस वक्त कैंडल का बनेगा? क्योंकि माजी में भी इस तरह की जब सिचुएशन आई है, जैसे हमने जब इंडिया के टाइम पे देखा था, इंडिया और पाकिस्तान वॉर के टाइम पे, तो जो है जब चीज़ें बैक टू द नॉर्मल होती हैं, सीज फायर होता है, तो अभी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या कौन सी कैंडल जो है, वो कौन सा पैटर्न जो है वो इंडेक्स जो है वो फॉलो करेगी? जी। अच्छा, अगर हम जिस सिनेरियो की आपने बात की नहीं हम्म। 2025 की, हम्म। उसको अगर हम डिस्कस कर लें तो उसमें देखें मार्केट अपनी एक रेंज में थी, ठीक और है। रेंज थी उसकी, उसमें वो भी काफ़ी शॉर्ट था। उसमें हमने 3 से 4 दिन के अंदर जो है वो सीज फायर अनाउंस हो गया था, इसके बाद हमने एक बड़ा गैप अप देखा था, उसके बाद मार्केट ने अपनी मूव को सही। कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे इशू ये है कि जो वॉर है वो प्रोलॉन्ग होती जा रही है, और हम्म। अभी जो हमारे जो वर्ल्ड लीडर हैं उनमें भी कंफ्यूजन है कि इसको एंड किस तरह से किया जाए। हम्म। और दूसरा जो है जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रही हैं, और वो हमारी जो है इकोनॉमी को हैम्पर कर सकती हैं आगे, और उसकी जो है वजह से आई थिंक अभी तक कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से एक पैनिक सेलिंग जो है वो हम देख रहे हैं। अच्छा, अगर हम टेक्निकली देख लें अभी का जो प्राइस एक्शन है, इसको हम कैंडलस्टिक लैंग्वेज में एक आइलैंड रिवर्सल बोलते हैं। हो सकता है कि पोटेंशियली यहाँ पे एक जो है आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बनता नजर आता हो। उसकी बेसिकली डेफिनेशन ये होती है कि जो एक वो कुछ सेशंस होते हैं जो कि अपने जो एक ब्रॉडर ट्रेंड है उससे हट के ट्रेड हो रहे होते हैं। अब जिस तरह से अगर हम देखें तो एक मार्केट ने जब यहाँ से अपना 1,88,000 के लेवल से अपना डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू किया था, तो फिर एक गैप के साथ जो है मार्केट जो है वो नीचे 1,58,000 के पास आई है। और अब इसी लेवल, इसी जो एरिया है उसी के बीच में हम देखते हैं कि काफी टाइम से मार्केट जो है वो एक जो है रुकी हुई है। हम्म। न फर्दर जो है वो उसको सॉरी। अच्छा, यहाँ से जो है इन केस अगर सीज फायर होता है जिस तरह से हमने मई 2025 में देखा, तो यहाँ से एक गैप दो अब हम यहाँ से दोबारा से बनता हुआ देख सकते हैं। और इन केस अगर यहाँ से मार्केट ऊपर खुलती है और यहाँ से वापस अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करने जाती है,
तो ये एक गैप यहाँ पे डाउनवर्ड गैप है और यहाँ से गैप अप हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो एक आइलैंड रिवर्सल है, ये यूजुअली होता यही है कि डाउन ड्यूरिंग ये अप ट्रेंड बने या डाउन ट्रेंड बने, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका हुआ है। तो होपफुली कि अगर आगे आने वाले एक वीक में अगर मार्केट जो है वो इसी रेंज के अंदर रहती है और सीज फायर की तरफ हम जाते हैं, तो फिर यहाँ से गैप अप ओपनिंग जो है वो हम देख सकते हैं और यहाँ से मार्केट वापस अपने जो एक बुलिश ट्रेंड है उसके अंदर आ सकती है। लेकिन अभी भी मार्केट को अपने ब्रॉडर ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए 1,90,000 1,91,000 के लेवल्स को ब्रेक करके इसके ऊपर जाके काम करवाना पड़ेगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट वापस अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर आ गई। जी। सही, बिल्कुल। और जैसे इस वक्त जो है हम मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी जो है जो कैंडल्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव इस वक्त इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो एक मेजर, जैसे कि मैंने शुरू में भी ये कहा कि इस वक्त जो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं, जो लोग एंट्री लेना चाह रहे हैं, उनके लिए कौन से लेवल्स बड़े अट्रैक्टिव हैं और उनको जो है उन स्क्रिप्ट्स में जो है लाजमी एंट्री लेनी चाहिए। जी। अच्छा, वैसे अगर हम क्योंकि एवरेज करने के लिए जो है ना, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ब्रॉडर मार्केट है वो क्या कर रही है। हम्म। मेरे ख्याल से अभी जो है एवरेज का टाइम बिल्कुल है। उसमें उसकी एक जो रीज़न है वो ये है कि मार्केट का जो अगर हम प्राइस स्ट्रक्चर को देखें तो हम्म। यहाँ से जो गिर रही थी मार्केट, अब यहाँ पे आके एक रेंज के अंदर मार्केट स्टक हुई है। अच्छा, और दूसरा अगर हम RSI को देखें, RSI भी यहाँ पे आके अपने जो 40 के लेवल्स हैं उसके नीचे नीचे ही यहाँ पे होवर कर रही है। और एक आप यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह से हमने टॉप के ऊपर नेगेटिव डाइवर्जेंस बनते हुए देखी है, तो इसी तरह से एक एक अर्ली इंडिकेशन यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस की भी बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है। तो ये अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम्म। यहाँ से सेम उसी का जो फ्लिप है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ये एक अर्ली इंडिकेशन है कि यहाँ से पोटेंशियली जो मोमेंटम है वो दोबारा से बिल्डअप होता हुआ नजर आता है और फिर यहाँ से मार्केट जो है अपनी रिदम में वापस आ सकती है। अच्छा, अगर हम इसको मूविंग एवरेज के ऊपर ले जाएं तो मूविंग एवरेज जो है, जो हमारी ये 10 और 20 डेज की मूविंग एवरेज है, ये भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जब भी इनका क्रॉसओवर होता है हम्म। तो वहां से जो है मार्केट जो है अपना एक जो ट्रेंड है उसको स्ट्रांगली उसको वहां से कंटिन्यू होता है। इस तरह से यहाँ हमने देखा था कि 1,61,000 पे 10 और 20 डेज मूविंग एवरेज का जो है क्रॉस हुआ था बुलिश साइड पे और मार्केट ने एक मूव बना ली थी। सेम उसी तरीके से हमने इसका इन्वर्स होते हुए देखा। और अभी अगर हम देखें तो मार्केट जब वो ट्राई कर रही है अपनी 10 डेज की जो एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग देने का एक दो दफा अटेम्प्ट हुआ है, बट हमने देखा है कि मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो वापस नीचे ही दी है। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें बनते हुए नजर आ रही थी, यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत नैरो हो गई हैं यहाँ पे कैंडल, और वॉल्यूम भी यहाँ पे बहुत कम होते हैं नजर आते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकली देखें इसको, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि जो वाइड रेंज कैंडल्स यहाँ पे बन रही थी जिनमें हमने पैनिक सेलिंग देखी थी, यहाँ पे आके जो है रेंज का नैरो होने का मतलब ये है कि जो बायर्स और सेलर्स हैं उनमें इंडिसीजन है यहाँ पे, और कोई भी एक साइड जो है यहाँ पे कंट्रोल हासिल करने में अभी तक कामयाब नहीं हुई है। तो यहाँ से एक इंडिकेशन है कि अगर हालात थोड़े से नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते हैं। जी सर। अच्छा जी, नेशनल बैंक जो है हमने देखा है कि मैंने कुछ नहीं जिस तरह से हमने देखा कि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड देखी है, उसको अगर हम कंपेयर करें नेशनल बैंक के साथ, तो इतना ज़्यादा इसमें हमें उस तरीके से डाउन साइड नज़र नहीं आई है। उसकी अगर हम देखें तो इसने अपना डिविडेंड भी एक अनाउंस किया हुआ है। तो इसने भी जो है 17 को 116। तो अगर आप इसको डिविडेंड के लिए लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको डिविडेंड के लिए ले सकते काफी हैं। चेंज करूँ। जी। अच्छा, इसमें एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर एक छोटा सा आप यूँ कह सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड इसमें स्टार्ट हुआ है, बट आई थिंक जो है इसमें ये जो डाउन ट्रेंड है वो शॉर्ट लिव्ड होगा और जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो बिहेव करते हुए नजर आते हैं। इस पूरी अगर हम देखें डाउन ट्रेंड के अंदर बैंकिंग स्टॉक जो काफ़ी हद तक स्ट्रांग रहे हैं।
तो नेशनल बैंक को अगर आप यहाँ पे लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको डिविडेंड भी इसका अवेल कर सकते हैं, और उसके बाद एक्स होने के बाद इसमें होपफुली एक अच्छी मूव भी दोबारा से बनती नजर आएगी। दूसरा स्टॉक आपका जो था बैंक ऑफ पंजाब, तो बैंक ऑफ पंजाब में देखें तो इसने भी, जब मेरे ख्याल से अब काफ़ी हद तक इसने अपनी करेक्शन जो है वो भी कंप्लीट कर ली हुई है, और इसमें इसमें भी जो है वो डिविडेंड जो है वो भी पेंडिंग है, तो इसको भी आप जो है वो अपनी वॉच लिस्ट पर रखें। मेरे ख्याल से इसमें आपको डिविडेंड लेना चाहिए, और उसके बाद इसमें आपको दोबारा से एक मूव जो है वो मिल सकती है। एक छोटा सा क्लस्टर जो है यहाँ पे 24-25 के करीब जो है वो इसमें बनता नजर आता है। इसमें गैप्स भी थे, तो आई थिंक ये गैप्स फिल हो जाएंगे एक्स होने के बाद। तो आप 24 रुपीज़ के आसपास जो है वो बैंक ऑफ पंजाब को बाय कर सकते हैं, और आपका जो स्टॉप है वो यहाँ से 20 रुपए के करीब आपका स्टॉप लॉस होगा इसका, और फिर यहाँ से वापस इसको आप अपनी अपसाइड जो टारगेट इसके बनेंगे आगे जाके 40s के करीब, तो फिर आप इसको उस लेवल्स के लिए आप इसको बाय एंड होल्ड कर सकते हैं। तो 20 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक। थैंक यू सही सर, है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये यहाँ पर आमिर साहब ने एवियन का पूछा है, एवियन का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, आईटी स्टॉक्स हमने देखा है कि काफ़ी अच्छे से जो है हम्म। परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और उनमें डाउनवर्ड ट्रेंड ही चल रहा है। बट लास्ट अगर हम क्लोजिंग देख लें एवीएन की, तो काफ़ी अच्छे नोट पे इसमें हुई है। इसमें जो है एक ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज था इसका, इसके अंदर ये काफ़ी टाइम इसने स्पेंड किया, हम्म। 42 से लेके 45 के बीच में, लेकिन उसके ब्रेक होने के बाद हमने देखा कि इसने इसने काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड जो वो देखी है। यस। अभी अगर हम देखें तो ये एक बड़ी कैंडल बड़े वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे नजर आई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें पुल बैक एंट्री के लिए आप इसको बिल्कुल इसको आप ले सकते हैं। आपका जो इनिशियली आप इसको टारगेट रखना चाहिए वो 42 रुपीज़ के आसपास के लिए आप इसमें इसमें आप मूव इसकी ले सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये कोई इस तरह की मूव बना सकता है, और फिर उसके बाद जो है ये वापस जो है वो हो सकता है कि अगर मार्केट साथ नहीं देती इसका तो ये वापस आ सकता है, लेकिन अभी जो है वो मेरे ख्याल से पुल बैक एंट्री के लिए आप इसको यहाँ से 40 रुपीज तक ले ले सकते सही। अच्छा जी, यहाँ पर शहबाज अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन है यूनिटी और एनआरएल और कॉसम, हैं। इसमें कोई रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तो कर दीजिए। अच्छा जी, यूनिटी जो है हमने देखा है कि इसमें मैनेजमेंट चेंज हुआ है पिछले दिनों, और इनके कुछ इश्यूज थे हम्म। जिसकी वजह से काफ़ी इसमें जो है उन्हें सेलिंग देखी है। इसका जो एक लेवल था पहले 19 रुपए के करीब का, इसमें अगर हम देखें तो पैटर्न इसमें भी उसी तरीके से ही था। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल इसके ब्रेक हुए हैं, तो उसके बाद हमने देखा कि इसमें भी सवे सेलिंग होते हुए हमने देखी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है, हमने देखा कि बहुत अरसे के बाद इनफैक्ट इसका हिस्ट्री हाई वॉल्यूम हमने यहाँ पे देखा, और उसके बाद यहाँ पे प्राइस जो है वो 8 रुपए के ऊपर स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रही है। अगर हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली इसका जो जो लो बनता है 7 रुपये, अगर हम इसको राउंड कर लें तो 7 रुपये 60 पैसे का जो लेवल है, मेरे ख्याल से अगर आप इसको लॉन्ग करना चाह रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 7 रुपये 60 पैसे का होना चाहिए। इसके ऊपर आप इसमें बाइंग का इसमें आप लॉन्ग साइड पे प्ले कर सकते हैं, बट ये आपको याद रहे कि ये इसमें रिस्की ट्रेड हो सकती है, क्योंकि अगर इसमें फंडामेंटली कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से ये आगे फर्दर डाउन जा सकता है, तो फिर उसमें हम देखेंगे कि इसमें फर्दर डाउन साइड भी आपको नजर आएगी। बट अगर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें प्ले करना चाह रहे हैं तो 7 रुपये 60 पैसे के स्टॉप के साथ आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। इनिशियली जो आपका टारगेट है वो तो अभी इसमें क्योंकि हम देखें कंटिन्यूसली डाउनवर्ड साइड देखी है इसने, तो मेरे ख्याल से अभी इसको आप 14 से 15 रुपए तक के लिए इसमें प्ले कर सकते हैं, बट ये कि ये रिस्की ट्रेड होगी आपके लिए। अच्छा, दूसरा स्टॉक एनआरएल था आपका। जी। अच्छा जी, एनआरएल जो है बिल्कुल अभी जो है अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो जिस तरह अभी नादिया ने बात की कि कौन से सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे लग रहे हैं, मार्केट अगर यहाँ से रिबाउंड लेती है, तो उसमें जो है रिफाइनरी सेक्टर जो भी एक जो है आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर जो है वो एक अभी कह सकते हैं कि हाई बीटा स्टॉक्स हैं इनमें। जब भी हम देखते हैं इंडेक्स में कोई भी मूव ऊपर या नीचे की आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, मार्केट के साथ मूव करते हैं। इसमें जो है पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो है वो यहाँ पे हम देखने के यहाँ पे बनती हुई नजर आती है आईएनआरएल के अंदर।
और यहाँ से जो है इसने अपनी, आप कह सकते हैं कि एक स्टीप डाउनवर्ड इसने अपनी मूव बनाई है। तो इसी तरह का एक मूव जो है वो आप यहाँ पे दोबारा से बनते हुए देख सकते हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से आप इसको बाय करें, और एटलीस्ट आपको 400 रुपये तक की मूव जो है वो आने वाले दिनों में मिल सकती है, इनकेस के यहाँ से मार्केट रिबाउंड ले जाए, यहाँ मार्केट स्टेबल होती है यहाँ पे, तो एनआरएल आपको यहाँ से 400 रुपये तक की मूव दे सकता है आने वाले दिनों में। सही। थर्ड थर्ड वन था कॉसम का, awesome। रिक्वेस्ट की थी। अच्छा जी, कॉसम सेम पैटर्न कॉसम में भी बना है, और इसमें भी देखें तो बड़े वॉल्यूम्स के साथ बड़ी कैंडल बनी है, तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इसमें आती हुई नजर आई है। तो अगर हम लेवल वाइज बात करें तो इसमें जो मेरे ख्याल से 5 रुपये 80 पैसे के करीब इसको जो है वो पहली रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल है अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो इसको आप जी मजर, सवाल कीजिए अपना। जी मैडम, मैंने वो सिटी फार्मा और नेटसोल के मुताबिक पूछना था। ये मैंने लिए थे 150 पे नेटसोल, और 18 के करीब लिया था मैंने सिटी फार्मा। ये दोनों अब काफ़ी देर से स्टक हुए हैं नीचे 76 पे, और 52 के करीब है नेटसोल। मैंने ये जानना है कि आया जंगबंदी के बाद इनके कुछ चांसेस हैं ऊपर जाने के, या आगे इनको छोड़ के कोई और स्टॉक ले लें। बहुत शुक्रिया जी। ओके। जी। अच्छा जी, नेटसोल जो है उसने जो है ये जो गैप डाउन उसने ओपनिंग दी थी, तो गैप उसने जो है वो फिल कर लिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको जो है इसको, अगर आपके पास होल्ड है तो इसको जो है आप अपना देखिए 109 110 के करीब जो है इसमें ये जो एक इसमें एक छोटी सी इसमें रेंज बनी थी ट्रेडिंग की, तो इसने अपना गैप तो फिल कर लिया हुआ है। अब इसमें हम देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में ये 110 के लेवल के ऊपर जाकर ट्रेड होता है या नहीं। डेफिनेटली अगर मार्केट यहाँ से रिकवर होती है तो फिर ये भी अपनी जो है मार्केट के साथ अपनी मूव बनाएगा। और इसमें अभी फिलहाल के लिए जो लिमिटेड अपसाइड जो है वो लगती है यहाँ से 122 और 124 के एरिया के बीच में लगती है। तो अगर आपके पास पड़ा हुआ है और मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाती है तो फिर डेफिनेटली आपको ये 122 और 124 के रेंज में ये मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ से 130 की रेंज भी इसकी बन सकती है आने वाले दिनों में, तो इसको आप जो है होल्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी फिलहाल आपको इसको बेचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो है वो ग्रीन वॉल्यूम्स भी आने शुरू हुए हैं, तो ये एक अगली इंडिकेशन है कि यहाँ से दोबारा से जो है एक्यूमुलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है इसके अंदर होगी। फिर दूसरा स्टॉक कौन सा था आपका? सिटी फार्मा। अच्छा जी, सिटी फार्मा जो है मेरे ख्याल से ये अभी थोड़ा सा आप यूँ कह सकते हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड इसमें भी चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें जो है अगर हम देखें तो एक चैनल जो है डाउनवर्ड चैनल, उसके अंदर इसने अपनी मूव बनाई हुई है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं तो इसको वेट कर लें। मेरे ख्याल से ये 78 के लेवल्स के ऊपर आपको मिलता है तो फिर आप इसमें ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म इसमें मूव आपको मिलेगी 90 से लेके 92 रुपीज़ के आसपास, तो वहां तक के लिए आप इसको ले सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस है आपका ये जो इसका इमीडिएट स्विंग लो बना है 70 रुपीज़ का, तो मेरे ख्याल से 70 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ से आपका जो टारगेट है वो यहाँ से 90 to 90 रुपीज़ का होगा। सही। बहुत जी शुक्रिया जी। नौरोज खान, अपना सवाल कीजिए। Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम First सलाम। of all, वालेकुम I सलाम। really appreciate the kind of effort that Nadia and you are putting into this. So really grateful for the guidance and insights. थैंक यू। मेरा मेरा question ये है कि what are your insights on PSO, because PSO consistently is going backwards. Even last day maybe 10 rupees it went negative. तो PSO और NPL पे थोड़ा आप बता दें. Thank you. अच्छा, पीएसओ जो है मेरे ख्याल से आके इन लेवल्स के ऊपर आके स्टेबलाइज होना शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स हम यहाँ पे देखने को मिले हैं। यहाँ पे श्योरली यहाँ पे एक हमें पैनिक सेलिंग भी देखने को मिली है, बट ये कि इसने अपने 350 के जो लेवल्स हैं उनको इसने होल्ड कर लिया हुआ है। तो आई थिंक पीएसओ को यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है। इसमें जो है एक पुरानी इसकी जो है वो सपोर्ट भी है, और इसने एक नॉन स्टॉप इसमें हमने करेक्शन देखी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको दोबारा से एक पुल बैक यहाँ से मिल सकता है। आरएससी जो है वो भी काफ़ी देखें तो ओवरसोल्ड लेवल्स के ऊपर है। थोड़ी सी भी अगर आपको यहाँ से
रिकवरी मिलती है, 40 के लेवल से आगे से ऊपर जाती है, तो फिर यहाँ से आपको इसमें भी 400 रुपीज़ का जो है इनिशियल इसका टारगेट होना चाहिए, और फिर उसके बाद फर्दर जो है यहाँ से 425 से लेके 430 का एरिया जो है इसमें आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ये 350 का जो एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, तो अब इसमें आपको एक अच्छी सपोर्ट यहाँ से आने वाले दिनों में मिल सकती है। सही। और सेकंड इन्होंने पूछा था एनपीएल का। जी। अच्छा, निषाद पावर जो है उसमें भी सेम पैटर्न उसमें भी बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि हम देखें तो स्टॉक्स गिरे हैं, बट अभी अगर हम पिछले 1 से 2 वीक की अगर इनकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे आके जो है इसमें स्टेबल होता हुआ नजर आता है, और 65 से लेके 75 के बीच में अभी फिलहाल इसमें कंसोलिडेशन चल रही है। मेरे ख्याल से इसमें भी जो है आपने लॉन्ग किया हुआ तो आप इसमें इसको लॉन्ग करके बैठें। इसमें एक अच्छी सपोर्ट नीचे 61 के करीब है, तो इसने ऑलरेडी देखें तो लास्ट टाइम भी इसने यहीं से सपोर्ट लेके अच्छी रैली बनाई थी, दोबारा से हम देख रहे हैं कि उसी लेवल्स के करीब पहुंच गया हुआ है। जिस तरह से अगर हम डिस्कस कर रहे हैं कि थोड़ी सी भी रैली मार्केट में बनती है तो फिर ये एक आपको एक अच्छी मूव इसमें भी बन सकती है, और इसमें दोबारा से अपने 90 प्लस के जो लेवल हैं उनको भी दोबारा से अचीव कर सकता है। अगर इसमें अभी हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए एक डाउनवर्ड ट्रेंड बना हुआ है, बट ये यहाँ से 71 72 के लेवल से ऊपर क्लोजिंग देता है, फिर यहाँ से आपको वापस एक इस तरह की मूव जो है वो मिल सकती है। सही। जी इमरान शेख अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू नादिया। उमर साहब, एक नॉन बोर्ड आइटम है दाऊद इक्विटीज लिमिटेड, डेल। इनके फाइनेंशियल्स जो है ना वो क्वार्टर बाय क्वार्टर इंप्रूव होते जा रहे हैं, और लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट पे इसने जो है वो 30 32 रुपए का हाई भी बनाया था। इस वक्त ये 16 रुपए पे 15 रुपए पे मिल रहा है, तो इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है फॉर लॉन्ग। थैंक यू। अच्छा, अगर हम इसकी प्राइस हिस्ट्री की बात कर लें तो बिल्कुल ये अपने जो सपोर्टिव लेवल्स हैं 15 रुपए के करीब है, तो मेरे ख्याल से इसको आप अगर आप लेना चाह रहे हैं यहाँ पे तो बिल्कुल आप इसको 13 रुपए 13.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको प्ले कर सकते हैं। आपका जो इनिशियल टारगेट्स हैं वो वही वाले होने चाहिए जो पहले यहाँ पे हमने देखा कि सप्लाई आई है काफ़ी टाइम, हमने देखा है कि यहाँ पे इसके जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो कोई बनते हैं 13 साढ़े 13 से लेके 15 रुपए के बीच में, और जो रेजिस्टेंस है या सप्लाई है वो इसमें हम देखते हैं कि 26 के करीब आती है, तो बिल्कुल ये अपने सपोर्ट लेवल से करीब है, तो अगर आप इसको लॉन्ग करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका जो है वो कोई होना चाहिए 12.5 से 13 रुपए के बीच में, और अपसाइड आपको यहाँ से मिल सकती है 26 रुपए तक की, तो इसमें आप एक अच्छी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ से आपका जो स्टॉप है वो कोई 11% का बनेगा रफली, और यहाँ से जो आपका टारगेट है आपको यहाँ से 60+% का भी आपको यहाँ से आने वाले टाइम में इसमें गेन मिल सकता है। सही। शुक्रिया उमर साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब टाइम जो है हमारे पास 1.5 मिनट है। सर मैं चाहूंगी कि ज़रा टॉपिक्स जो है इस वक्त क्या आप समझते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें इस वक्त एंट्री भी करनी चाहिए, अच्छे रहेंगे? तो मैं चाहूंगी कि जल्दी से जो है टॉपिक्स जो है आप बता दें। जी बिल्कुल, उसमें फार्मा में सेल है। सेल हमने देखा है कि काफ़ी जो है हम्म। स्टॉक्स इसमें लोग काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक इसने काफ़ी ज़्यादा इसने करेक्शन ले ली हुई है सारे सिनेरियो के अंदर, तो मेरे ख्याल सही। से इसमें आप देखें तो ये एक कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद इसने अभी यहाँ पे स्टेबलाइजेशन फेज इसका स्टार्ट हुआ है, तो सही। मेरे ख्याल से आप सेल को ले सकते हैं यहाँ पे 75 के स्टॉक के साथ इसमें आप प्ले कर सकते हैं, और यहाँ से आपका 110+ आपको आने वाले दिनों में आपको इसमें टारगेट मिल सकते हैं। एक और दूसरा रिफाइनरी सेक्टर जो है अभी जिस तरह हमने डिस्कस, एनआरएल तो हमने डिस्कस कर लिया, जी तो अगर बिल्कुल। हम उसको और पीआरएल को उसको हम देख लेते हैं सेम उसी तरीके से। पीआरएल भी यहाँ से अगर हम देखें तो एक अर्ली इंडिकेशन यहाँ से इसमें ट्रेंड रिवर्सल की वो बनती हुई नजर आती है, तो सही। इसमें भी जो है लास्ट टाइम के जो इसके लेवल्स जो इसने यहाँ से ब्रेक करने के बाद इसमें सवेयर सेलिंग आई थी, तो वही वाले इसके जो अपसाइड के टारगेट बनेंगे 35 के करीब। तो मेरे ख्याल से सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो रिफाइनरी और फार्मा सेक्टर जो है ये अच्छे लगते हैं कि इनमें आप पोजीशन बना सकते हैं। इसमें पोजीशन बना सकते हैं। सही, ग्रेट, बिल्कुल। थैंक यू। नादिया